नहीं है। ग्रामर का मतलब चैप्टर ग्रामर नहीं होती है हमारे में। अच्छा, तुम्हारे में ग्रामर नहीं होती है। ठीक है। यस मैम। मैम मीनिंग। साइंस का कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं ना। अब 2 दिन साइंस करते हैं, 2 दिन मैथ्स करते हैं, 2 दिन ग्रामर करते हैं। ओके मैम। हम्म। तो मीनिंग ऑफ इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स की डेफिनेशन या इन्फिनेटिव्स की मीनिंग क्या होती है? एन इन्फिनेटिव्स इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज यूजुअली यूज्ड विद टू। देखो, जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के होते हैं, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे ईट, प्ले, राइट, ये सारे बेस फॉर्म ऑफ वर्ड होते हैं। तो इन सब के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग इन्फिनेटिव्स कहते हैं। ठीक है। यस मैम। An infinitive is the basic form of verb. It usually has to before it. Infinitive एक basic form of verb होता है, और उसके पहले क्या लगा होता है? टू लगा होता है। ओके मैम। वर्ब क्या होते हैं? मैम वर्ब इज वर्ड दैट शो एक्शन स्टेट हाँ। आर इन अपीयरेंस। हम्म। ठीक है। तो an infinitive is the basic form of verb. It usually has to before it. एक infinitive क्या होता है? बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जिसके पहले हम लोग टू लगाते हैं। देखो, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, पहले देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर वर्ब। ठीक है। टू प्लस वर्ब। अब बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होते हैं? जैसे कि ईट, प्ले, रन, राइट, डांस, ये सारे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, या फिर हम लोग इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। यस तो मैम। जब भी हम लोग ईट लिखेंगे तो ईट, देखो ईट जैसे कि सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो हमें कहीं यस मैम। ईट लिखना है तो उसके पहले हमेशा टू लगेगा। ठीक है। वर्ब की बेसिक फॉर्म है ईट, और उसके पहले हमेशा टू लगेगा। इन्फिनेटिव हमें यही बताता है, एन इन्फिनेटिव इज द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव एक बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके पहले हमेशा टू का यूज किया जाता है। ठीक है। अब यस हमारा मैम। जैसे ईट एक बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, सबसे बेसिक फॉर्म, सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसके पहले हमेशा टू लगेगा ही लगेगा। ठीक। इसका यस स्ट्रक्चर ही मैम। यही है, टू प्लस वर्ब। किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले टू लगना ही लगना है, ये इसके स्ट्रक्चर है। इन्फिनेटिव्स का स्ट्रक्चर यही होता है। ओके मैम। जैसे मैम प्ले का स्ट्रक्चर होगा टू प्ले। हाँ। मान लो रीड लिखा है तो क्या होगा? टू रीड। रीड। या फिर राइट लिखा है तो क्या होगा? टू राइट। हाँ। तो ये सारे जैसे राइट हो गया, रीड हो गया, ईट हो गया, ये सारे वर्ब के बेसिक फॉर्म है। ठीक है। समझ में आया इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स की डेफिनेशन समझ में आई? मैम इनफिनिटी की डेफिनेशन दोबारा समझा देना। एन इन्फिनेटिव इज द
बेसिक बेसिक। फॉर्म ऑफ अ वर्ब, इट यूजुअली हैज टू बिफोर इट। इन्फिनेटिव वर्ब की सबसे बेसिक फॉर्म होती है और उसके पहले टू लगा होता है, ठीक है। ओके मैम। उसका इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है टू प्लस वर्ब, ठीक। ओके मैम। ईट हमारा एक बेसिक वर्ब है। मैम ये वाला समझ आ गया था। हाँ, ये समझ आ गया था मैम। ईट है तो टू ईट होगा, प्ले है तो टू प्ले होगा, हाँ। जैसे राइट तो है टू ईट राइट होगा। हमारा एक बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, और अगर यहाँ पे टू ईट हो गया तो ये इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। समझ में आया अब पूरा अच्छे से? यस मैम। हम्म। यस मैम। Infinitive means the simple form of verb that it cannot changed by tense, person और number. Infinitive का मतलब ये होता है कि ये एक सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ये चेंज नहीं होती है। ये टेंस अगर किसी सेंटेंस में लगाए तब भी चेंज नहीं होगी, किसी पर्सन के लगने से भी चेंज नहीं होगी, और किसी नंबर के लगने से भी चेंज नहीं होगी, चेंज ठीक है। नहीं। इन ऑल थ्री, कैसा भी सेंटेंस हो उसमें जो हमारी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा या जो इन्फिनेटिव रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ओके मैम। इन्फिनेटिव्स कैन एक्ट लाइक नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ठीक है। यस। टू रीड, टू रीड इज गुड। मान लो हमारा एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव अ बुक टू रीड, ठीक है। यस मैम। देखो बुक हमारा एक नाउन होता है ना, यस मैम। टू रीड हमारा क्या है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव है, ठीक है। यस मैम। अब टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स, डेफिनेशन लिख लिया है? यस मैम। डेफिनेशन में कोई डाउट? नो मैम। उसके आगे जितना बताया था उसमें कोई डाउट? मैम ये जो आपने अभी बताया सेंटेंस के बारे में, ये समझ में नहीं आया। क्या सेंटेंस के बारे में? ये मैम जो सेंटेंस से पहले आपने बताया ना, वो समझ में नहीं आया। राइट मतलब ये जिस किसी का स्ट्रक्चर होता है, ईट है तो टू ईट हो जाता है, हम्म। राइट है तो टू राइट हो जाता है, इसके आगे समझ में नहीं आया जो आपने बोला था। जो हमने सेंटेंस बताया था, यस मैम। क्या सेंटेंस था? आई हैव अ बुक टू रीड ना। मैम ये समझ में आ गया था, इससे पहले जो आपने डेफिनेशन बोली थी वो समझ में नहीं आई। इसके पहले हमने कोई डेफिनेशन ही नहीं बोली, क्या डेफिनेशन बोली थी? मैम बोली थी। क्या बोली थी? मैम जो सैंपल होता है, बेसिक सैंपल होता है, कुछ बोला था मैम, समझ में नहीं आया। हमने बोला था कि किसी भी अगर किसी सेंटेंस में टेंस लग जाएगा, किसी में कोई पर्सन लग जाएगा, किसी में कोई नाउन नंबर लग जाएगा, तो भी जो हमारा इन्फिनेटिव होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। ओके मैम। अगर किसी सेंटेंस में टेंस भी आ जाता है या कोई पर्सन का नेम आ जाता है या कोई नंबर आ जाता है तो भी वो सेंटेंस में इन्फिनेटिव जो होगा वो चेंज नहीं होगा, नहीं ठीक है। मैम। यस मैम। हम्म, समझ में आया? यस मैम। हम्म। तो टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स,
फर्स्ट टाइप है हमारा टू इन्फिनेटिव, सेकेंड टाइप है हमारा बेयर इन्फिनेटिव, और थर्ड टाइप है हमारा स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं पहले, टू इन्फिनेटिव। थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है। ओके पहला मैम। टाइप है टू इन्फिनेटिव। हाँ, तो इट इज फॉर्म्ड बाय टू प्लस बेस वर्ब। इसके पहले जो मैंने बताया था ये वैसे यस ही मैम। बनता है, टू प्लस बेस वर्ब, ठीक है। यस मैम। हम्म। ये नॉर्मल जो हमने पहले पढ़ा था वही वाला है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ टू इन्फिनेटिव is formed by using two plus base form of verb, ठीक है। अभी हमने यही तो बताया था ना कि इन्फिनेटिव कैसे यस बनता मैम। है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा करके। यस मैम। जैसे कि टू रीड, यस मैम। तो इसका पहला टाइप यही है, टू राइट, ठीक मैम है। टू ईट, टू प्ले, ठीक। टू कम, हम्म। टू गो, ऐसे मैम। हाँ, एटीसी। देखो यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स, देखो इन्फिनेटिव्स का यूज हम लोग एज अ सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, कोई पर्पस को शो करने के लिए भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव के बाद भी कर सकते हैं, और वर्ब के बाद भी कर सकते हैं। तुम्हें पता है सब्जेक्ट क्या होता है? यस मैम। क्या होता है? मैम जो कोई भी अच्छी चीज हो। अच्छी चीज हो? नहीं। देखो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम एक सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। यस मैम। हम्म। यस मैम। थोड़ा तो मार्क में नहीं आया। हाँ, तो एक इन्फिनेटिव जो है वो किसी सब्जेक्ट के पहले भी लग सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के पहले भी लग सकता है, किसी एडजेक्टिव के पहले भी लग सकता है, किसी वर्ब के पहले भी लग सकता है, ठीक है। यस मैम। जैसे कि एज अ सब्जेक्ट अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? टू वॉक इज हेल्दी। ये एक पूरा सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन टू वर्क यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये एक इन्फिनेटिव भी है, ठीक है। यस मैम। रुको उसको बताते हैं। देखो सब्जेक्ट का मतलब तुम्हें पता है? पहले तुम्हें सब्जेक्ट का मतलब समझना पड़ेगा। यस मैम। बताओ क्या होता है सब्जेक्ट का मतलब? मैम जैसे कोई भी चीज लिखी जाए तो उसके पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। हाँ, ठीक है। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, थिंग और आइडिया दैट सेंटेंस इज अबाउट। किसी भी पर्सन के बारे में जो सब्जेक्ट है, किसी के बारे में जो वो बात हो रही है उस सेंटेंस में, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली यस मैम। सब्जेक्ट कम एट बिगनिंग, तुमने सही कहा था कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में सबसे पहले आता है, ठीक है। और हम लोग ये कह सकते हैं यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स, जब यूजेस ऑफ टू इन्फिनेटिव्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पहला क्या है, इन्फिनेटिव्स सब्जेक्ट की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव्स मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जिनके पहले टू लगे,
ठीक है, तो हम लोग यस। उसको किसी भी सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। यस मैम। इन्फिनेटिव कैन बी सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक। यस मैम। समटाइम्स टू प्लस वर्ब बिकम अ सब्जेक्ट, कभी कभी टू और टू प्लस हम टू प्लस वर्ब हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कि टू वॉक इज हेल्दी। ठीक है, तो मान लो हमसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज हेल्दी, तो इसका आंसर क्या आएगा? टू वॉक। समझ में आई? ये हमारा सब्जेक्ट है एक, ठीक है। टू ओके मैम। so to walk is a subject. Subject usually act as a noun. Therefore, to walk is a noun infinitive used as a subject. तो to walk हमारा एक noun infinitive है और वो subject की तरह यूज हो रहा है। मान लो हम एक और सेंटेंस इसी का ले लेते हैं। मैम ये मैं करूंगी। ठीक है, तो मान लो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज यूजफुल, तो आंसर क्या है? आंसर क्या आएगा इसका? टू बुक, इस टू रीड बुक। हाँ, व्हाट इज यूजफुल टू रीड बुक्स। ठीक है, तो टू इन्फिनेटिव का पहला यूज समझ में आया कि इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, कैन बी अ सब्जेक्ट, ठीक है। यस मैम। ये टू इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है टू इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर ये सब्जेक्ट में होगा तो कैसे होगा। देखो, कभी भी अगर हम इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मैम टू प्लस वर्ब। बता रहे नहीं, वो तो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है। टू इन्फ्लिक्टिव का। अगर हम टू इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर हो सकता है टू प्लस वर्ब का बेसिक फॉर्म जो इन्फिनेटिव होता है, प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। तो टू स्टडी हार्ड इज इम्पोर्टेंट, तो इसमें सबसे पहले टू इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया? टू इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट अगर हम लिखेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? यस मैम। हम्म, टू प्लस वर्ब इज प्लस रेस्ट इज प्लस वर्ब। हाँ, रेस्ट ऑफ द कैसा होता है? नेक्स्ट, अब दूसरा यूज क्या है? टू इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैम जो भी सेंटेंस लिखे उसके आखिर आखिर में जो भी आता है वो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। नहीं, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं।
या जो एक्शन को रिसीव करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। सब्जेक्ट हमें क्या बताता है, किसके बारे में बात हो रही है। अब जिसके बारे में भी बात हो रही है उसके बारे में वो बताता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है ऑब्जेक्ट। ओके मैम। ठीक है। या फिर एक्शन को रिसीव करता है। मान लो एक सेंटेंस लिखा है, आई वॉन्ट। मैम इसकी डेफिनेशन नहीं होती है। नहीं, ये तो यूजेस बता रहे हैं ना। नहीं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो हम यूजेस बता रहे हैं कि टू इन्फिनेटिव्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू स्लीप, तो इसमें हमारा टू इन्फिनेटिव क्या हुआ। मैम टू इन फिट टू स्लीप। हाँ, टू स्लीप। तो पहले जो हम लोग देख रहे थे वो सब्जेक्ट था, इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, टू इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट, तो वो आगे लग रहा था। और जो सेंटेंस में जिसकी बात हो रही थी वो था, लेकिन अब इसमें क्या है कि वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ओके तो टू इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। ओके मैम। नेक्स्ट है टू इन्फिनेटिव्स टू शो पर्पस। ये मैम थर्ड टाइप है। हाँ, ये थर्ड यूज है। यूजेस बता रहे हैं टू इन्फिनेटिव्स के। हम्म। और कोई नहीं आएगा, नहीं। प्रसन्नी की मम्मी ने हमसे 15 मिनट तक बात करी है। कौन सा क्लास 7? हाँ। क्या बात करी है? आप जो नोट्स लिखवाती हैं वो ऐसा लिखवाया करिए जो क्लास, जो पेपर के पहले बच्चा पढ़ ले तो वो उसको मतलब रिवाइज हो जाए। बोल्ड क्लियर होना चाहिए। और और भी कुछ बोल रही थी। जाहिर क्यों किसी ने जाहिर क्यों किसी ने। नहीं आया। टू इन्फिनेटिव्स टू शो पर्पस। देखो हम लोगों ने ये किया कि रमशा और नहीं आई थी आज, प्रसन्न। हम्म। सिक्स्थ में आयजा थी, आर्या, सुमन और आरोही। देखो अभी हम लोगों ने देखा कि टू इन्फिनेटिव्स हम लोग एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं जो हमें सेंटेंस के बारे में कुछ बता रहा है या जिसके बारे में सेंटेंस है। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टू इन्फिनेटिव्स एज ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट था वो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में जब हमें कुछ पता चले उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर है टू इन्फिनेटिव टू शो पर्पस। ठीक है। अब पर्पस, टू इन्फिनेटिव हमें पर्पस कैसे बताएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज। ये सबसे कॉमन यूज है।
इन्फिनेटिव्स हमें बताता है कि क्यों और क्या पर्पस है एक सेंटेंस का। देन इट एक्ट्स लाइक अ एडवर्ब। अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स एज अ इन्फिनेटिव लिखा है किसी पर्पस को शो करने के लिए, तो वो एक एडवर्ब की तरह उस सेंटेंस में काम करेगा। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, किसी भी वर्ब को या एडजेक्टिव को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब एन मान लो। एन एडवर्ब मैम डेफिनेशन की होगी ना। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब मोर इंफॉर्मेशन एज एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्या चीज फिर से बोलो। an adverb is a word that describe more informations. Adjective adverb अबाउट एडजेक्टिव। adjective verb is called adverb. मान लो मैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी शी केम टू हेल्प। ठीक है, यहाँ पर्पस बताया जा रहा है। अब अगर यहाँ इस सेंटेंस से अगर एक क्वेश्चन अराइज हो गया, व्हाई डिड शी केम। मैम इसका आंसर मैं बता दूं? हाँ। टू हेल्प आएगा इसका आंसर। हम्म। तो ये पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब सेंटेंस हमें क्या कह रहा है? व्हाई डिड शी केम, वो क्यों आई? तो वो हेल्प करने के लिए आई। ये एक पर्पस की तरह यूज हो रहा है। टू इन्फिनेटिव हम लोग एज अ पर्पस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। अब टू इन्फिनेटिव आफ्टर एडजेक्टिव। फर्स्ट अंडरस्टैंड। देखो, अब एडजेक्टिव क्या होता है? An adjective is a word that describe more information of a noun or pronoun. हम्म। ठीक है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि हैप्पी, सैड, ग्लैड, ये सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव हैं। आफ्टर मेनी एडजेक्टिव वी यूज इन्फिनेटिव्स। बहुत सारे एडजेक्टिव के बाद हम लोग इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं। कोई भी एडजेक्टिव जैसे लिखा होता है उसके बाद हम लोग ज्यादातर टाइम या मोस्टली हम लोग आफ्टर एडजेक्टिव हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जैसे कि टू प्लस वर्ब का यूज करते हैं। आफ्टर मेनी एडजेक्टिव्स वी यूज इन्फिनेटिव्स। एडजेक्टिव के बाद हम लोग इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं। आई, Okay. देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम हैप्पी टू सी यू। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? इस एग्जाम्पल में एडजेक्टिव क्या होगा? आई एम हैप्पी टू सी यू, इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? मैम हैप्पी हम्म। और इन्फिनेटिव? टू सी। हम्म। तो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद हम लोग टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं या फिर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, व्हाई यू आर हैप्पी।
अगर इसी मैम से, हाँ, मैम टू सी यू, यू, टू सी यू। अगर इसी सेंटेंस से कोई क्वेश्चन अराइज करना चाहे तो क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है? वाई यू आर हैप्पी, तुम क्यों खुश हो? अगर हमने एक एग्जांपल दिया, आई एम हैप्पी टू सी यू, तो इसी एग्जांपल से अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो क्या हो सकता है? वाई यू आर हैप्पी। तो आंसर क्या होगा? टू सी यू। तो इन्फिनेटिव्स में हम लोग ये भी देख लेते हैं, ये भी देखते हैं कि इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। अगर हम इससे कोई क्वेश्चन करेंगे इस एग्जाम्पल से, तो उसका कोई आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है। ओके मैम। हम्म। अब अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि जो टू इन्फिनेटिव था वो क्या था? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन कभी कभी वर्ब के बाद भी इन्फिनेटिव्स लग जाते हैं। टू इन्फिनेटिव आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ कुछ वर्ब्स के बाद भी टू इन्फिनेटिव लग जाते हैं। ठीक। सम वर्ब्स आर यूजुअली फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स। कुछ पहले, सॉरी, टू इन्फिनेटिव आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, हाँ। तो कभी कभी इन्फिनेटिव्स भी, सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स, कुछ वर्ब्स इन्फिनेटिव्स के साथ भी फॉलो होते हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब प्लस टू प्लस बेस फॉर्म। देखो, टू प्लस बेस फॉर्म तो लगेगा ही, लेकिन उसके पहले वर्ब लग सकता है। मैम ये दोबारा समझा दो, समझ में नहीं आया। बता रहे हैं, जैसे कि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दे, समझ में आएगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? टू, सॉरी, वर्ब प्लस टू प्लस बेस वर्ब। देखो, अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि टू के बाद हमेशा वर्ब लगेगा, बेस वर्ब लगेगा, राइट? यस मैम। टू के, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले भी लग सकते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो पहले भी लग जाते हैं। अब समझ में आया? यस मैम। हम्म। जैसे कि ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प। ठीक है, तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, पहले लग गया है ना। या फिर आई लर्नड एंड टू स्विम। तो लर्नड भी हमारा वर्ब है, और टू स्विम हमारा टू प्लस बेस वर्ब है। मैम ऐसे ये यहाँ पे भी तो टू हेल्प है। तो वो सेम चीज है, वर्ब प्लस टू प्लस बेस वर्ब। कभी कभी टू के पहले भी वर्ब लग जाता है। ठीक, यस मैम। समझ में आया? यस मैम। टू इन्फिनेटिव्स में कोई डाउट? नो मैम। इनके यूजेस में कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारा बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव्स वो होते हैं
जिनमें टू लगा ही नहीं होता है, ठीक है। अ बेयर इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू, यूज्ड विदाउट टू। ठीक है, देखो हम लोगों ने ये पढ़ा कि इन्फिनेटिव वो होते हैं जिसमें टू प्लस बेस फॉर्म होता है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव वो वाले इन्फिनेटिव्स होते हैं जिसमें बेस वर्ब के पहले टू नहीं लगा होता है। ठीक है। मैम बेयर इनफिनिटिव मतलब जिसके पहले टू नहीं लगा होता, और जो टू इनफिनिटिव होते हैं उनके पहले टू लगा होता है। बेसिकली इन्फिनेटिव्स का मतलब यही होता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, टू प्लस बेस वर्ब। ठीक है। यस। लेकिन और टू इन्फिनेटिव का भी मतलब, उसका जो इन्फिनेटिव का पहला टाइप है टू इन्फिनेटिव, वो भी वही है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस यस वर्ब। मैम। लेकिन जो इसका सेकेंड टाइप है बेयर इन्फिनेटिव, इसमें क्या होता है कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसके पहले टू नहीं लगा होता है। ठीक। यस मैम। जैसे कि टू इन्फिनेटिव में बेस वर्ब के पहले टू लगा हुआ था, बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं लगा होगा। समझ में आया? यस मैम। A bare infinitive is the base form of verb without used to. Used without to. समझ में आया? बेयर इन्फिनेटिव्स वो इन्फिनेटिव्स होते हैं जिनमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू नहीं लगा होता है। ठीक है। यस मैम। हम्म, जैसे कि एग्जाम्पल, कैन गो। कैन क्या है? मैम सब्जेक्ट। नहीं, बेस वर्ब होता है कैन। यस मैम। ठीक है, इसके पहले टू नहीं लगा हुआ है ना, यस मैम। तो ये हो गया हमारा बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। वेयर बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड। बेयर जैसे इन्फिनेटिव, हाँ। आई एम गो। आई एम गो गलत है ये सेंटेंस। शी कैन डांस, ये सेंटेंस सही होगा। अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं जिसके पहले टू नहीं होना चाहिए, जिसमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले इन्फिनेटिव टू नहीं होना चाहिए, बेयर इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस अगर हम कोई बना रहे हैं तो वो हो सकता मैम है एक मैं बताऊँ ऐसा ही। हाँ बताओ। शी कैन राइट इन अ बुक। हाँ, शी कैन राइट इन राइट। अ ठीक है। बुक। हम्म। तो हम लोग बेयर इन्फिनेटिव कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे हम लोगों ने देखा कि टू इन्फिनेटिव हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वैसे ही बेयर इन्फिनेटिव कहाँ यूज कर सकते हैं? मॉडल वर्ब्स के साथ। मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स के साथ हम लोग बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज कर सकते हैं। आफ्टर लेट, लेट के बाद हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर मेक के बाद यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ है।
देखो जैसे हम लोगों ने टू इन्फिनेटिव के यूजेस पढ़े थे कि इसको हम लोग सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, या एडजेक्टिव के बाद यूज कर सकते हैं, या कोई कोई टू इन्फिनेटिव कभी कभी उसके पहले वर्ब आ जाता है। सम टू इन्फिनेटिव्स फॉलो सर्टेन वर्ब्स बिफोर इट। ठीक है, तो ये सारे यूजेस टू इन्फिनेटिव्स के थे। जैसे वैसे ही बेयर इन्फिनेटिव्स के भी यूजेस होते हैं। बेयर जैसे इन्फिनेटिव्स आफ्टर मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, मान लो एक वर्ब है रन। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? कैन, कुड, मे, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये कहाँ ये क्या शो करते हैं? किसी की एबिलिटी को शो करते हैं कि वो कितना उसकी क्या एबिलिटी है इस काम को करने को, इस काम के लिए। ठीक है, ये एडवाइस के लिए यूज होते हैं, कोई ड्यूटी के लिए हम लोग मॉडल वर्ब्स का यूज कर गुड सकते का हैं। मैं बताऊं? हाँ, सेंटेंस। क्या चीज? आई एम सेंटेंस। हम्म। गुड का शी गुड। किसका आई सेंटेंस? एम ए गुड गर्ल। हम बताते हैं, रुक जाओ। मैम आई एम ए गुड गर्ल। आई एम अ गुड गर्ल, ये कैसा सेंटेंस है? जैसे मैं एक अच्छी लड़की हूँ नहीं ऐसे। नहीं, ठीक है, आई एम अ गुड गर्ल, गुड वर्ब। गुड वर्ब नहीं होता है। मैम अभी तो आपने बताया। क्या? गुड का मैम ये वर्ब, हेल्पिंग कुड, वर्ब का। कुड बताया है, COULD, कुड। कुड बोला था, गुड नहीं। सॉरी मैम। ठीक है, तो हम लोग बेयर इन्फिनेटिव्स का मॉडल वर्ब्स के बाद यूज कर सकते हैं। पहला है ये। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। देखो मॉडल वर्ब्स का मतलब समझ में आया? वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। कौन कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल प्लस बेस वर्ब लगा होता है। ठीक है, मतलब मॉडल का मतलब, मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और प्लस बेस वर्ब। ठीक है, जैसे कि शी कैन डांस, ये हमारा मॉडल वर्ब है, ये हमारा बेस वर्ब है। ठीक है, ओके मैम। शी इज अ सब्जेक्ट, कैन इज अ बेस वर्ब। डांस सब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट तो शी होता है ना। मैम डांस नहीं होता है बेयर डांस। इन्फिनेटिव। मुझे क्या पता। क्या पूछे कि तुमको समझ? अच्छा, और सबको तो आ जाता है, इसको क्यों नहीं आता यार? कोई दिन पूछो क्या रीजन है। आज अकेली थी, आज ही पूछ लेते हैं। कोई आती है। उस्मा, तुम स्कूल जाती हो? यस मैम। स्कूल में समझ में आता है टीचर जो पढ़ाती हैं? यस मैम। हम जो यहाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा? हम जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? यस मैम। तुमने टेस्ट में तो बहुत गलती करी थी, MCQs में भी बहुत गलती करी थी। इसका मतलब कि तुम्हें कम समझ में आ रहा है।
पढ़ते समय दिक्कत कहाँ आती है, क्या चीज नहीं समझ में आती? क्योंकि जो हम लिखवाते हैं वो तुम लिखती भी हो। इसका मतलब या तो तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, या तो हम जो बता रहे हैं मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है? मैम वो थोड़ा जल्दी था, आप बोल रहे थे कि टाइम कम है इसलिए। ये तो हमने कभी नहीं बोला कि जल्दी पढ़ाएंगे, टाइम कम है। नहीं मैम, जो टेस्ट दिया था उसने। जो टेस्ट दिया था उसमें क्या? आप बोल रहे थे टाइम कम है इसलिए। अच्छा, हमने कहा था जल्दी। लास्ट डे है, जल्दी कर लो। अच्छा, तो जल्दी करने का ये मतलब नहीं था कि गलत कर दो, जल्दी करने का ये मतलब था कि उसको आज के आज कर देना, आज लास्ट डे है। और क्वेश्चन समझ के करो। जब भी तुम कोई क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें उसको समझ के करना है। हम कोई क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पहले उसको समझना है, उसके बाद करना है। ओके मैम। समझ में आया? यस मैम। तो बेयर इन्फिनिटिव्स मॉडल वर्ब्स के बाद यूज हो सकता है। अब उसके बाद है बेयर इन्फिनिटिव आफ्टर लेट। तो लेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अलाउ करना, किसी चीज को परमिशन देना। ठीक है, उसका मतलब लेट होता है। अगर हम किसी सेंटेंस में बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं तो क्या करेंगे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव, जैसे कि लिखा हुआ है बेयर इन्फिनिटिव आफ्टर लेट। लेट के बाद हम लोगों को बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज करना है। तो अगर हम किसी सेंटेंस में लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगा रहे हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो लेट का पहले मतलब समझते हैं कि लेट का मतलब क्या होता है। लेट मीन्स किसी को कोई चीज अलाउ कर देना। ठीक है, या किसी को किसी चीज की परमिशन दे देना, उसको हम, उसका मतलब होता है लेट। लेट का मतलब होता है किसी को कोई चीज के लिए अलाउ कर देना या किसी को परमिशन दे देना। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी सेंटेंस में लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगा रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैम, जो कोई सेंटेंस हो उसके आखिर में आता है और उसके बारे में होता है वो। नहीं नहीं, जो किसी सेंटेंस के एक्शन को रिसीव करता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, तो बेयर इन्फिनिटिव में अगर हम लेट के बेयर इन्फिनिटिव अगर हम किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो वो हम लेट के बाद अगर हम किसी सेंटेंस में लेट का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। कोई भी सेंटेंस में अगर लेट लगा हुआ है, ठीक है, देखो मान लो हमारा एक सेंटेंस है, लेट हिम स्पीक। तो लेट क्या है? जिस जो हमें कोई परमिशन दे या अलाउ करे। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है? लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दो, मैंने परमिशन दे दिया है कि उसको बोलने दो। यस मैम। ठीक है, लेट हिम स्पीक, बोलने दो उसको। तो लेट जो किसी को कुछ कोई चीज अलाउ करते हैं वो। हिम मतलब ऑब्जेक्ट जो, ठीक है, यस मैम। और स्पीक जो कि है बेयर इन्फिनिटिव, मतलब कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब।
तो हो गया हूँ इस नीम के कर दिया साड़ी सिर्फ नीचे लेट अस प्ले, ठीक है, अगर तुमको सेंटेंस दिया हुआ है लेट अस प्ले, तो क्या है, चलो खेलते हैं, ठीक है। तो लेट हमारा यस क्या है? मैम जो कोई परमिशन दे सॉरी, लेट मी प्ले। तो लेट मी प्ले का मतलब क्या है? आइए खेले हमने हम किसी से अलाउंस मांग रहे हैं, मतलब हम किसी से कह रहे हैं कि मुझे अलाउ कर दीजिए, अलाउ मी टू प्ले, ठीक है। या अगर हमारा एक सेंटेंस है लेट मी गो, लेट मी प्ले, ये सारे अगर सेंटेंसेस हैं, तो लेट का मतलब इसमें क्या है कि हम किसी से पूछ रहे हैं, हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कि मुझे जाने दो, और समझ में आया? यस मैम थोड़ा सा यूज यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव में सेकेंड रूल समझ में आया? बेयर इन्फिनेटिव्स आफ्टर लेट। मैम ये एक बार दोबारा समझा देना देखो, लेट का मतलब होता है किसी को कोई चीज के लिए अलाउ कर देना या उसको परमिशन दे देना, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में हम लोग लेट लगाते हैं और उसमें हम लोग को बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव। पहले लेट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बेस वर्ब होता है जिसके पहले टू नहीं लगा होता है, यस मैम ठीक है। तो अब अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, लेट हर आंसर, मैम जैसे है लेट हर आंसर ठीक है। तो लेट हर आंसर अगर है, तो इसमें बेयर इन्फिनेटिव हमारा लेट है, हर ऑब्जेक्ट है, और लेट हम उसको पर अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि उसको आंसर देने दो, लेट हर आंसर, ठीक है। यस समझ में आया? इतना समझ में आया उसमें? ऑब्जेक्ट का एक बार और बता देना क्या बताएं? ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मैम ये ऑब्जेक्ट क्या होता है एक बार और बता देना ऑब्जेक्ट जो किसी सेंटेंस में एक्शन को रिसीव करता है, ओके मैम बताता हूँ। ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज द वर्ड दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है। जो भी वर्ब में एक्शन हो रहा है उसको रिसीव करे। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, राम किक्स वॉट, या हाँ सॉरी, राम किक्स द बॉल, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि राम ने बॉल को किक किया, ठीक है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। यस मैम किक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो द नहीं बॉल हो नहीं, किक वर्ब होता है, किक वर्ब होता है। किक इसमें वर्ब है, क्यों वर्ब है? क्योंकि वो हमें कोई एक्शन बता रहा है, कोई एक्शन शो कर रहा है कि इस सेंटेंस में हो क्या रहा है। ओके मैम तुम, नाउन अलग होता है, प्रोनाउन अलग होता है, वर्ब अलग होता है, एडजेक्टिव अलग होता है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन, हर चीजें अलग होती हैं। देखो, वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स होते हैं। अब इस सेंटेंस में किक्स हमें राम किक्स द बॉल, किक्स का मतलब है कि राम क्या एक्शन कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है। वर्ब हमें बताता है कि कोई भी इंसान क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो किक्स हमारा वर्ब है, ठीक, और द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके मैम ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी सब्जेक्ट में जो किसी वो मतलब जो किसी सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। An object is the word that receives the action of verb। जो भी किसी वर्ब के एक्शन को, मतलब इसमें जो के वर्ब है उसमें क्या कर रहा है, द बॉल उसको रिसीव कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। समझ में आया? यस मैम
ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझ में आया? Yes, ma'am. बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर लेट, ये वाला यूज समझ में आया बेयर इन्फिनेटिव का? Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू। Okay, bye, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Good day, ma'am. गुड डे।